Hello everyone, welcome to Mandal classes. In previous videos, we have done drift velocity, types of current, and basic introduction about current. तो इससे पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि सर हिंदी में पढ़ाइए। एक्चुअली जेक बोर्ड के बच्चे जो होते हैं उनको एक्सप्लेनेशन हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है, तो आज से हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग का जो भी टॉपिक रहेगा उसको कवर करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में करेंगे। ठीक है, तो कल के लेक्चर का आज हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे। ठीक है, कि कल हम लोग क्या क्या पढ़े। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे करंट के बारे में। तो करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। मीन्स एक ही कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसमें जो टाइम लग रहा है उसको करंट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है और अब टाइम इसी से लेना है, एक ही फिक्स्ड कंडक्टर से लेना है जिसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी का टाइमिंग तो हम लोग मेंशन करेंगे। अगर 1 सेकंड में ये चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसमें कितना चार्ज होगा ये पता चल, इसमें कितना करंट होगा सो पता चलेगा। ठीक है, तो करंट क्या पढ़े थे हम लोग? I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट हम लोग पढ़े थे पहला स्टैटिक करंट, जिसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड फिक्स होता है और एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो डायरेक्शन कितना होता है? वन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड फिक्स। उसके बाद हम लोग पढ़े थे वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड अलग होता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है और डायरेक्शन एक ही होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट इसमें क्या पढ़े थे हम लोग कि जो भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट किसमें होता है? कैपेसिटर में होता है। ठीक है, इसका सोर्स याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट का सोर्स क्या है? कैपेसिटर। तो इसमें क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो होता है। इंस्टेंटेनियस करंट होता है। ठीक है, इसमें अचानक बहुत ही लेस टाइम में, बहुत कम टाइम में जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है सर्किट में। ठीक है, कब होता है? जब करंट कोई भी सर्किट में जाना बंद हो जाता है उसके बाद जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और इसमें एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि एनर्जी कितना होता है। ठीक, और उसके बाद एक था अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। कंटिन्यूसली चेंज होता है मैग्नीट्यूड का, सॉरी, जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो लगातार क्यों चेंज होता है? हम लोग देखे थे कोई सर्किट में कि अगर यहाँ पर एसी करंट जा रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पर जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ से कुछ दूर तक जाएगा फिर रिटर्न आएगा, फिर यहाँ से मतलब कोई भी यहाँ से यहाँ एक डायरेक्शन में गया, उसके बाद जितना मैग्नीट्यूड का करंट बना उससे रिवर्स हो जाता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है, मतलब मैग्नीट्यूड जो है हमेशा चेंज होते रहता है। उसके बाद क्या है, डायरेक्शन इसका, इसके डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात किए थे कि ये पीरियोडिकली चेंज होता है। ठीक है, पीरियोडिकली चेंजेस, मतलब यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से कुछ करंट जाएगा, मान लीजिए 0 से 2 गया, फिर 2 से 0 जाएगा, फिर 0 से 3 गया, फिर 3 से 0 जाएगा, मतलब डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, 3 2 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़े थे। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़े थे। करंट के पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है।
जैसा कंडक्टर होगा, ठीक है, जैसा वायर होगा वैसा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी होता है, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी पढ़े थे। ये स्केलर होता है। क्यों स्केलर होता है? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, ठीक है। हम लोग इसका रीजन भी देखे थे। उसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में देखे थे कि इलेक्ट्रॉन के पास जो है बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होता है। इलेक्ट्रॉन के पास हाई वेलोसिटी होता है। हाई वेलोसिटी होता है। ये वेलोसिटी कहाँ से आता है? थर्मल एनर्जी से आता है। कहाँ से आता है? थर्मल एनर्जी से, ठीक है। और ये थर्मल एनर्जी कहाँ से आता है? टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर, ठीक है। इतना तक हम लोग पढ़े थे कि रूम टेम्परेचर पर आने पर 0 डिग्री सेल्सियस से अगर रूम टेम्परेचर में आता है तो टेम्परेचर इसका बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से इसमें थर्मल एनर्जी बढ़ता है, जिसके कारण इसका वेलोसिटी बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हाई हो जाता है, जिसके कारण जो जो भी इलेक्ट्रॉन एटम के ऑर्बिट में घूमता है वो हाई वेलोसिटी होने के कारण कहाँ से हाई वेलोसिटी आ रहा है? थर्मल एनर्जी के कारण। और थर्मल एनर्जी के कारण जैसे ही उसका वेलोसिटी बढ़ता है वो अपना ऑर्बिट छोड़ देता है, और अपना ऑर्बिट छोड़ के वो एटम से बाहर निकल जाता है। और एटम से बाहर निकलता है तो कंडक्टर में बहुत सारा एटम होता है, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है? वो दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन से टकराता है। अगर ये यहाँ से निकल रहा है, हम लोग कल देखे थे, ये अगर यहाँ से निकला फिर यहाँ से टकराया फिर यहाँ से ऐसे ऐसे रेंडम मोशन करता है, ठीक है। तो इसके हाई वेलोसिटी के कारण क्या होता है? कॉलिजन होता है। कॉलिजन के कारण जो है ये एक दूसरे से टकराता है, और इसका वेलोसिटी जो है ट्रांसफर होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन के पास जाता है, ठीक है। और इसी तरह जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब उसके बाद हम लोग देखे थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो हो रहा है, उसके कारण ड्रिफ्ट इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण क्या होता है? देयर इज चेंज इन ड्रिफ्ट इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण क्या होता है? वेलोसिटी में ड्रिफ्ट करता है, जिसके कारण इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और हम लोग आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। दोनों में क्या रिलेशन? हम लोग एक छोटा सा चीज और पढ़े थे, ड्रिफ्ट फॉर्मूला पढ़े थे वीडी का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था? Vd इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम। ये हम लोग पढ़े थे कल, फॉर्मूला ये ड्राइव किए थे, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो आज रिकैप हम लोग कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन क्या होता है करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ठीक है। ये रहा कंडक्टर। सपोज कीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है। ये कोई भी कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, ठीक है। यहाँ टॉपिक क्या है हम लोग का? रिलेशन रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग मानते हैं लेट लेट द करंट इन कंडक्टर बी आई, and
n be the number of electrons पर मीटर क्यूब। मीन्स छोटा सा इसमें जो इतना वॉल्यूम है, सपोज ये 1 मीटर का वॉल्यूम है, ठीक है, 1 मीटर का 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको हम लोग एन मान लिए, ठीक है, एन मान लिए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर ऑफ लेंथ कंडक्टर सिंपली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए इस कंडक्टर का लेंथ एल है और एरिया ए है, ठीक है, एरिया और लेंथ हम लोग मान लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा इसके वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर है तो इसका मतलब इसके वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एन इंटू वॉल्यूम, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना होगा। अगर 1 मीटर क्यूब में एन इलेक्ट्रॉन है तो वी वॉल्यूम का अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें क्या होगा, एन वी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ए एल लिख सकते हैं, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चार्ज। अगर हम लोग को करंट निकालना है तो क्या क्या क्वांटिटी नेसेसरी है, चार्ज और टाइम। तो हम लोग चार्ज और टाइम निकाल लेंगे, उससे करंट निकल जाएगा और दोनों का रिलेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो therefore charge on electron, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होगा, सपोज कीजिए चार्ज ई है, तो जितना एक इलेक्ट्रॉन अगर ई है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, ई एन ए एल, ठीक है, ई एन ए एल क्या है, चार्ज है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, ठीक है, जिसको हम लोग आगे वर्ड यूज करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स एक वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम में एक कंडक्टर का कितना वॉल्यूम में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इन हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर देयर आर एन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ओके। तो इसमें वी वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, एन, ठीक है, इसको रिमेंबर रखना, ठीक। इसके बाद क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सॉरी, ई एन ए एल हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना, टाइम, टाइम taken by electron to cross the conductor, कितना टाइम लगेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसमें टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का सिंपल फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो यहाँ डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, एल लेंथ का, और यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। तो इतना निकल गया हम लोग पास टाइम, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन मान सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। करंट, सो करंट इज इक्वल टू क्यू बाय टी, और यहाँ पर क्यू क्या है, माइनस ई एन ए एल बाय एल बाय वी डी, टाइम इतना है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग फर्दर, क्या लिख सकते हैं, एल से एल कट गया, ठीक है, तो बचा क्या, माइनस ई एन ए वी डी। इसको सिंपली याद करने के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, ए एन ई वी डी, ठीक है। तो ये हम लोग पास करंट निकला, ठीक है, आई कितना निकला, माइनस ए एन ई वी डी। तो करंट और इसका रिलेशन कितना निकला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ए एन ई वी डी, ठीक है। करंट और हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकाल रहे थे तो कितना निकला, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन shows electric current and drift velocity are,
आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम लोग यहाँ से क्या पता चला कि करंट, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि करंट और वीडी का जो मूवमेंट है अपोजिट है। क्योंकि हम लोग सिंपली पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होता है और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन से। तो हम लोग यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, करंट का ही सॉरी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन जितना स्पीड से जा रहा है कोई कंडक्टर में, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन है। और करंट क्या है, करंट जो है इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होता है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, इसीलिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये रहा दोनों का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, दोनों का रिलेशन याद रखना है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक मजेदार टॉपिक को कवर करना है जो हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े हैं मगर बहुत कम पढ़े हैं, ओम्स लॉ। हम लोग 10th में ओम्स लॉ पढ़े हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग ओम्स लॉ को डेराइव करके देखेंगे, ठीक है, प्रूव करेंगे ओम्स लॉ को। ठीक है, और हम लोग उसके आगे देखेंगे कि ओम्स लॉ जो है हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ कुछ जो ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो ओमिक बिहेवियर शो नहीं करते, कोई ऐसा कंडीशन होता है जिस पर नहीं शो करते। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ कुछ कंडक्टर जो है नॉन ओमिक की तरफ बिहेव करता है। मतलब हम लोग जो पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में कि पोटेंशियल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट से। तो जो कुछ कुछ कंडक्टर हैं हाई टेम्परेचर में क्या होता है, इसको फॉलो नहीं करता, जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना करंट नहीं बढ़ता है। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन ओमिक बिहेवियर, उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। बारीकी से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, अभी तक हम लोग जितना फिजिक्स पढ़ते थे जूनियर क्लासेस में वो सब क्या था, वो सिर्फ थ्योरी बेस्ड था। अब हम लोग को एक्चुअल रीजन पता चल रहा है कि क्यों होता है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। अब हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ। एक सिंपल सा हम लोग सर्किट बनाते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं कि ओम्स लॉ कैसे आया। ये सिंपल सा सर्किट है। ठीक है, ये मीटर है, वोल्ट मीटर है, हम लोग करंट और पोटेंशियल को मेजर करने के लिए लगाए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल हम लोग लेंगे वो वेरिएबल पोटेंशियल लेंगे। वेरिएबल पोटेंशियल मतलब उसके थ्रू हम लोग उस सर्किट में पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इस पर रिसर्च किया था और पता किया कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर हम इस पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो एमीटर में भी इंक्रीज दिखता है। ठीक है, करंट का इंक्रीमेंट दिखता है उसमें। ठीक है, अब क्या किया गया, पोटेंशियल को जैसे इंक्रीज किया गया तो एमीटर में भी इंक्रीज दिख रहा है और वोल्ट मीटर में भी दिख रहा है। ठीक है, वोल्ट मीटर में तो जाहिर सा बात है दिखेगा क्योंकि हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो पोटेंशियल क्रिएट करता है सर्किट में। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल को अगर बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है। तो इससे एक रिलेशन निकाला और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट से। ठीक है, पोटेंशियल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट से। अब कोई भी थ्योरी को एक्सप्रेस करने के लिए उस पर रिसर्च करना पड़ता है। अगर हमको इतना ही बात पता रहे कि पोटेंशियल और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इससे थ्योरी कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसको जब हम लोग डेराइव के फॉर्म में देते हैं तो उसमें बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो जब इसमें कांस्टेंट का बात आता है तो कांस्टेंट जो होता है v सॉरी v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर आया। ठीक है, अब r क्या है, यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं r क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अभी हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग पहले ओम्स लॉ के लिखते हैं। ऑन कीपिंग all
other physical quantity constant, the potential difference between potential difference across wire across conductor is directly proportional to current flown through the conductor। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ये जो है ऑन कीपिंग ऑल द फिजिकल क्वांटिटी constant the potential difference across the conductor is directly proportional to the current flown through the conductor। ठीक है, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, अगर ये जो फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट रखने के लिए बोला गया है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इसमें आता है। ठीक है, तो अगर सबको कांस्टेंट रखा जाए, जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस में पड़ता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया जाए, ठीक है, तो V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I से। यही है इसका डेफिनेशन। ठीक है, ऑन कीपिंग ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर में जितना करंट फ्लो कर रहा है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, पोटेंशियल, और उसी से यहाँ फॉर्मूला निकला V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब हम लोग रेजिस्टेंस देख रहे हैं, R क्या है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू V बाय I इज इक्वल टू R। अब इस पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब एक सर्किट में बार बार पोटेंशियल को बढ़ाया गया, करंट बढ़ रहा था, ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब करंट को बढ़ाया जा रहा था तो पोटेंशियल बढ़ रहा था, और दोनों का रेशियो जब निकाला जा रहा था, सपोज कीजिए अगर 10 से 20 कर दिया जाए, ठीक है, तो करंट में भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर पोटेंशियल को बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा, और करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो जब बढ़ाया जा रहा था तो दोनों का रेशियो लिया गया, तो दोनों एक कांस्टेंट नंबर को दे रहा था, कांस्टेंट क्वांटिटी दे रहा था, जिसको हम लोग नाम दिए रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि जो R होता है वाकई में कांस्टेंट होता है कि नहीं। हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। अभी हम लोग पोटेंशियल और करंट के टर्म में ओम्स लॉ को देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे तब हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में देखेंगे कि वाकई में ये कांस्टेंट क्यों होता है। ठीक है, और इसको V बाई I को R जो है वो कांस्टेंट क्यों लिया गया है। ठीक है, फिलहाल हम लोग इतना जान रहे थे 10th क्लास के बेसिस पर कि V बाई I जो होता है, R होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे इससे। ठीक है, हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस का काउज क्या है, ओरिजिन क्या है, रेजिस्टेंस कहाँ से आता है। कोई भी कंडक्टर में अगर आपको सिंपली पूछा जाए कि कोई करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, तो उस पर रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, उसका ओरिजिन क्या है, तो द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल the origin of electrical resistance is due to collision of electrons। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि दोनों में कॉलिजन होता है, कॉलिजन होने के बाद क्या होता है, दोनों में वेलोसिटी चेंज हो जाता है, उसके कारण जो है जो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन करता है वो ऑर्बिट से निकल जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन से जाके टकराता है दूसरे एटम से। तो क्या हो रहा है, दोनों में टकराव हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। ठीक है, कोलिजन इसी को बोलते हैं, दोनों में टकरा रहा है सो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, अगर सपोज कीजिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, अगर एक एटम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ बहुत सारे एटम हम लोग पढ़ चुके, 10 टू द पावर 28 है। अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकले अपना ऑर्बिट छोड़ के वेलोसिटी गेन करके, तो यहाँ जाकर फिर टकराएगा।
फिर यहाँ से टकराएगा, फिर टकराएगा, फिर टकरा, ऐसे टकराते जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जो इसका मूवमेंट है, इसका मूवमेंट को क्या कर रहा है, रोक रहा है, ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब करंट फ्लो कर रहा है कोई भी कंडक्टर में, उसमें जो ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करता है उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम लोग को पता चल रहा है। सपोज कीजिए कोई कंडक्टर में अगर एक एटम है वो 50 अदर एटम से टकरा रहा है, ठीक है, 50 अदर एटम से टकरा रहा है, मतलब 50 एटम है, ठीक है, तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा। और सपोज ये कोई कंडक्टर है जिसमें 40 एटम से टकराएगा, मतलब उसमें इजीली करंट फ्लो होगा, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब कहने का है कि जितना ज्यादा एटम होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएगा, कोलिजन करेगा, उतना ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा। और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। हम लोग अभी पढ़े V बाई आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, V बाई आई इज इक्वल टू आर मीन्स अगर रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है तो करंट घट जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें टकराएगा जितना ज्यादा, सपोज कि इसमें 50 था तो 50 बहुत ज्यादा है 40 के कंपैरिजन में, तो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब करंट घट गया, मतलब उसमें करंट जो है इजीली पार नहीं हो पा रहा है, उसमें करंट थोड़ा टाइम लग रहा पार होने। ठीक है, उसमें कम एम्पियर का करंट हम लोग को मिला। ठीक है, यहाँ से पता चला। एंड हम लोग आगे लिख सकते हैं, एंड दिस प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के फॉर्म में हम लोग पढ़े थे। ठीक, तो ओरिजिन क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का कोलिजन, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ठीक है, और दिस प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। बहुत ज्यादा देर से अगर कोई वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वायर वार्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। ठीक है, और खास करके अगर उसमें प्लास्टिक कवरिंग नहीं है, ठीक है, ऐसे छूना नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, अगर करंट नहीं है उसमें और काफी टाइम से करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट हम लोग को दिखेगा, वायर गर्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ केस में मेल्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसी कोलिजन के कारण, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन के कारण हीटिंग इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका ओरिजिन के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, रेजिस्टेंस अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करता है करंट का मूवमेंट में। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपली बोल सकते हैं कि ऑब्स्टेकल जो प्रोड्यूस करता है करंट का फ्लो करने में, मतलब जो रुकावट पैदा करता है करंट को फ्लो करने में, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, सपोज कीजिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें देखा गया कि क्या क्या उसका कंक्लूजन निकलता है। अगर ये सपोज कीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर को इसमें जब हम लोग फ्लो किए तो R1 रेजिस्टेंस हमको मिला। सपोज कीजिए इसको पतला कर दिए तो इसमें R2 मिला। सपोज कीजिए इसको और मोटा कर दिए तो इसमें R3 मिला। तो अलग अलग रेजिस्टेंस मिल रहा था इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो देखा गया कि जब हम कंडक्टर का लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें एटम बढ़ रहा है, एटम का जो जो भी है वो सीक्वेंस में आ रहा है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा था तो डिस्ट्रीब्यूट था, अब पतला हो गया मतलब सामने सामने हो गया। ठीक है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ज्यादा टकरा रहा है आपस में। ठीक है, और वहीं पर क्या हो रहा है, एरिया एरिया जब बढ़ा दे रहे हैं तो एरिया बढ़ाने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है, जो भी एटम है वो दूर दूर हो जा रहा है, जिससे जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है थोड़ा स्पीड हो रहा है। ठीक है, उसमें टकराने का कम संभावना है। ठीक है, इधर से निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हो रहा है, ऑब्स्टेकल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कि हम लोग को यहाँ से मिला कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ से, और इंक्रीज रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से। इतना हमको पता चला अगर हम कंडक्टर का लेंथ और एरिया चेंज करेंगे तो। ठीक है, अब इससे हम लोग को रिलेशन निकला R इज इक्वल टू रॉ L बाई ए। ठीक है, इतना हम लोग पास निकला। ठीक है, इसी से कंक्लूड किए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, एक फार्मूला निकाले रेजिस्टेंस का। ठीक है, R इज इक्वल टू रॉ L बाई ए। रॉ तो कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है,
रेजिस्टिविटी। अब हम लोग को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकला R इक्वल टू रो एल बाई, मतलब कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ और एरिया दोनों पर डिपेंड कर रहा है, मतलब लेंथ को अगर डबल कर दे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, और एरिया को अगर 4 गुना बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस 4 गुना घट जाएगा, सिंपली है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस हम लोग पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ना था। ठीक है, इसमें पता चलता है कि अगर कोई क्वांटिटी एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों में एक ही रेट का चेंज होगा, एक ही रेट का चेंज होगा, मतलब अगर एक क्वांटिटी में हम लोग 4 गुना कर रहे हैं तो दूसरा में भी 4 गुना हो। ठीक है, उसका जो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, खैर कांस्टेंट अलग चीज है। ठीक है, कांस्टेंट का एक स्पेसिफिक वैल्यू लिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो चेंजेस आता है दोनों में सेम चेंजेस आता है। ठीक है, तो R इक्वल टू रो एल बाई ए आया। ठीक है, तो कहने का मतलब है रेजिस्टेंस डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है कंडक्टर का, कितना बड़ा है, कितना लंबा है। ठीक है, उसका लेंथ L है, A है, L/2 है, 2A है, जो भी रहेगा उसका डायमेंशन अगर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, इसको ओम नाम का साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसका नाम, इसका रेजिस्टेंस क्या, इसका यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का ओम। ठीक है, अब इसको सिंबल से डिनोट करते हैं ओम। ठीक है, ये है सिंबल इसका। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। अब यहां से हम लोग देखें, एक कंसेप्ट को देख रहे हैं। ठीक है, R इज इक्वल टू रो, कब होगा ये, when L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। सिंपली अगर L और A को यूनिट कर दे, यूनिट लेंथ का कर दे, 1 मीटर का कर दे, 1 मीटर स्क्वायर का कर दे, तो R क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। अब इससे हमको क्या पता चला, रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस है जो कब होता है, जब उसका लेंथ और एरिया यूनिट लेंथ का हो, मतलब लेंथ और एरिया 1 हो दोनों। ठीक है, लेंथ 1 मीटर का हो और एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर का हो, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी बन जाता है। तो रेजिस्टिविटी हम लोग को यहाँ से पता चलिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे रेजिस्टिविटी के बारे में, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक, रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रॉ से। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी देखें, आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L, सिंपली चेंज करती। ठीक है, रो इज इक्वल टू RA/L। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस है जिसमें लेंथ जो होता है कंडक्टर का वो 1 मीटर होता है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब देखिए इसका यूनिट क्या है, लिख लीजिए ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, रेजिस्टिविटी होता क्या है, तो रेजिस्टिविटी जो होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, कोई भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। जैसे डेंसिटी होता है, डेंसिटी का केस में हम लोग क्या पढ़े कि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर आयरन का बात करें तो आयरन का डेंसिटी सेम होगा, फिर चाहे उसका लेंथ कितना भी हो, बड़ा कितना भी बड़ा हो, उसका डेंसिटी फिक्स होगा। क्यों, क्योंकि मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। तो डेंसिटी क्या है, फिक्स क्वांटिटी, एक मटेरियल के लिए एक ही होता है। उसी तरह सेम होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी। अब मटेरियल का प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या, एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी सेम होगा जब तक कि उसमें एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर उसका हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें, या फिर हम लोग आगे देखेंगे रिलैक्सेशन पीरियड से भी इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई हर अदर क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हैं तो ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, और एक मटेरियल के लिए सेम होता है जब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है,
तो बोल सकते हैं कि रो जो है, अगर हम लोग बोले, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई भी कंडक्टर का लेंथ को डबल कर दिया जाए और एरिया को 4 गुना कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी क्या होगा। सपोज रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होगा अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए और एरिया को 4 गुना कर दिया। तो सिंपल इसका आंसर है देयर इज नो चेंजेस इन रेजिस्टिविटी, बिकॉज रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिक मटेरियल। ठीक, रेजिस्टिविटी है क्या, रेजिस्टिविटी है जब 1 मीटर का लेंथ होगा और 1 ही मीटर का एरिया होगा। तो इसका मतलब इसको लेंथ और एरिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग, इसका जो डेफिनेशन में ही आता है कि ये 1 लेंथ का होना चाहिए, 1 एरिया का होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर का होना चाहिए। तो मतलब इसका हम लोग फाइनाइट कर चुके हैं इसका प्रॉपर्टी को, तो इसका लेंथ और एरिया को चेंज करने पर रेजिस्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, हम लोग इसका डेरिवेशन जब देखेंगे, ठीक है, ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे, वहां से पता चलेगा कि इसका इफेक्ट जो है लेंथ और एरिया पर नहीं पड़ता। ठीक, तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नॉट ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर या डायमेंशन ऑफ मटेरियल। डायमेंशन पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका इफेक्ट पड़ता है सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी समझ में आ गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, रॉ जो है, ये रॉ क्या है, प्रॉपर्टी है, हम लोग बात कर लिए इसके बारे में। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आयरन है, कॉपर है, दोनों का अलग अलग रेजिस्टिविटी होगा, तो क्या जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा वो गुड कंडक्टर होगा। अगर रेजिस्टिविटी कोई भी कंडक्टर का ज्यादा है तो क्या वो कंडक्टर अच्छा है। अगर दो, सपोज कीजिए ए है कंडक्टर, बी कंडक्टर है, इसका रेजिस्टिविटी हाई है, इसका लो है, तो दोनों में कौन सा गुड कंडक्टर है, दोनों कंपैरिजन करेंगे तो सिंपली जिसका लो होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस ही है। और रेजिस्टेंस का केस में हम लोग पढ़े कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी तरह रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी जिसका ज्यादा होगा वो गुड कंडक्टर नहीं होगा इन कंपैरिजन ऑफ जिसका कम होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चल गया रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी क्या है। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ देखेंगे, ओम्स लॉ का प्रूफ। ठीक है, ओम्स लॉ का प्रूफ जो है मजेदार है। ठीक, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। अब कुछ लोग सोच रहे हैं इसमें नेगेटिव साइन नहीं है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन लिए थे, वहां पर पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं। ठीक है, वो चार्ज पर डिपेंड करता है। ठीक है, और नेगेटिव जो है हम लोग को डायरेक्शन बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का केस में क्या डायरेक्शन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन होता उस केस में क्या डायरेक्शन। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता, प्रोटॉन भी मूव कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से कितना 1836 गुना उसका मास कम होता है, इसलिए वो इजीली मूव कर पाता है। तो प्रोटॉन भी मूव कर सकता है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर आगे कर सकते हैं। ठीक है, I इज इक्वल टू ए एन ई टाउ बाय एम। वीडी का फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, वहां भी हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए ही लेते थे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये था वीडी का फॉर्मूला, और जस्ट हमको इसको यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कर लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ से क्या मिला हम लोग को, I इज इक्वल टू ए एन ई का स्क्वायर ई टाउ बाय एम। अब हम लोग क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पता कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को भी चाहिए, I तो है, V चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ओम्स लॉ को प्रूफ कर रहे हैं तो हम लोग को V और I दोनों चाहिए, तब पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग E को भी कर सकते हैं। हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े, V इज इक्वल टू ई
डी, ठीक है, EDR कुछ भी ले सकते हैं, DB लेंगे तो, ठीक है। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इंटू एल, अगर लेंथ L है तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे L से और डिवाइड भी करेंगे L से। तो आई क्या हो गया, E और L मिलके क्या बन गया, V, यही है, V इज इक्वल टू EL, ठीक है। तो क्या हो गया, ANE स्क्वायर V टाउ बाय ML, इतना आ गया हम लोग पास, ठीक है। ये टाउ क्या है, ये टाउ के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग पिछले वीडियोस में बताएं टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम का ऑर्बिट से निकल गया, हाई वेलोसिटी के कारण अगर अपने एटम से निकल गया और दूसरा एटम के पास जा रहा है कोलिजन के लिए, अगर वो मूव कर रहा है, दूसरा एटम को सामने आ गया तो कोलाइड करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से निकला है और यहाँ जाके कोलाइड हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको जो टाइम लग रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। हम लोग फ्री पाथ के बारे में थोड़ा सा बताए थे कि ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये दोनों का डिस्टेंस जो होता है, अगर यहाँ से कोई एटम से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जा रहा है तो इस डिस्टेंस को फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। और फ्री पाथ को कवर इन द सेंस हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फ्री पाथ को कवर करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, कि कोलिजन करने में जितना उसको टाइम लगता है, ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम में जाने पर, ठीक है। तो ये एन स्क्वायर वी टाउ बाय ML, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि टाउ जो है, थोड़ा सा हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पर कवर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो V को अगर हम V बाय I निकालना चाहते हैं, हम लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। V बाय I निकालना हम लोग को। अब V बाय I निकालना तो क्या हो जाएगा, ML बाय ANE स्क्वायर टाउ, ये हो गया इसका फॉर्मूला V बाय I का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये केस याद है आप लोग को, V बाय I इज इक्वल टू R। तो हम लोग बोले थे कि इसको प्रूव करेंगे कि क्या V बाय I जो हम लोग निकाल रहे हैं ये कांस्टेंट है कि नहीं। R तो हम लोग कांस्टेंट माने हैं, लेकिन दोनों का रेशियो जो हम निकाल रहे हैं वो कांस्टेंट दे रहा है कि नहीं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से लिखना है, ठीक है। हम लोग यहाँ रीजन लिखते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर रीजन लिखते जाएंगे, ठीक है, इसके कारण। अब देखते हैं कि मास, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है, सॉरी प्रोटॉन अगर लेंगे तो प्रोटॉन का मास है, चार्ज क्या है, प्रोटॉन का चार्ज है। मतलब अगर सिर्फ एक चार्ज का बात कर रहे हैं हम लोग, एक ही केस का बात कर रहे हैं, जो जिस पर हम लोग को V बाई I जो इतना आया है उसी का बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, M एंड E आर कांस्टेंट, कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है समझ में आ गया। M और E जो है कांस्टेंट है, क्योंकि E क्या है, चार्ज है। तो प्रोटॉन लेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज हमेशा सेम रहता है, ऐसा नहीं है कि अलग अगर फिर से एक्सपेरिमेंट दूसरा कर रहे हैं उसमें चार्ज बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, मास भी नहीं बढ़ेगा। तो ये दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या बचा, और L A N टाउ, ठीक है। तो L एंड A आर कांस्टेंट फॉर गिवन सैंपल। मतलब कहने का, अगर हम इतना बड़ा कोई कंडक्टर है, इस पर अगर हम वर्क कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बड़ा छोटा नहीं होगा, नहीं होगा। इस पर अगर करंट मूव करवाएंगे तो क्या ये कंडक्टर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसका एरिया बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, लेंथ और एरिया जो है कांस्टेंट रहेगा। एक सैंपल के लिए हम लोग इसको बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन एक सैंपल के लिए अगर एक कंडक्टर लिए तो इसका लेंथ जितना है उतना ही रहेगा, एक्सपेरिमेंट के दौरान, एक्सपेरिमेंट के बाद भी, और एरिया भी, ठीक है। तो L एंड A आर कांस्टेंट फॉर गिवन सैंपल। अब हमारे पास क्या बच गया, N क्या था, हम लोग बोले थे इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर कांस्टेंट फॉर स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होगा, जाहिर सी बात है। अगर हम ये कंडक्टर लिए हैं और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है, पूरा टोटल में n इंटू AL, जितना n इंटू AL होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो
एन जो है ये अपने आप चेंज नहीं होगा इस कंडक्टर के लिए। अगर ये सैंपल हम लोग लिए हैं तो ये सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे डेंसिटी का केस होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का केस है, ठीक है। तो इसमें अपने आप इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब रह गया टाउ, तो टाउ क्या होगा, टाउ तो सिंपली कांस्टेंट है। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इज कांस्टेंट फॉर पार्टिकुलर मटेरियल या मीडियम, पार्टिकुलर मटेरियल। रिलैक्सेशन टाइम सेम होगा, क्यों, क्योंकि अगर ये एक कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, आयरन रे, कॉपर रे, ठीक है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन को कॉलिजन करने के लिए टाउ टाइम ले रहा है, तो फिर दूसरा पहला को करने में या तीसरा करने में जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो सेम होगा। मतलब एक कंडक्टर के लिए रिलैक्सेशन टाइम सेम होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, टाइम वेरिएबल क्वांटिटी है, टाइम चेंज हो सकता है, रिलैक्सेशन टाइम चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर इसको अगर वेरिएबल होना चाहिए, अगर सपोज कीजिए ये वेरिएबल होता तो यहाँ पर टाइम होता, अगर यहाँ टाइम होता तो ये वेरिएबल होता, सिंपल, ठीक है। और यहाँ टाउ है, टाउ हम लोग बात कर रहे हैं फ्री पाथ को कवर करने में जितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो फ्री पाथ सबके लिए तो एक ही होगा, एक मटेरियल के लिए, क्योंकि यहाँ रेगुलर अरेंजमेंट है ना, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट है। इरेगुलर अरेंजमेंट रहता तब मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, अगर सपोज ये यहाँ से अगर कोई एटम है, ठीक है, और यहाँ पर एक एटम है, फिर यहाँ एक एटम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में जो इसको टकराने में यहाँ से जो ऑर्बिट से छोड़ के यहाँ गया, फिर यहाँ से अगर यहाँ आएगा तो ये रिलैक्सेशन टाइम सबका सेम लगेगा, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट। तो अब क्या पता चला हम लोग को कि ये पूरा टोटल क्वांटिटी जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या पता चला, V बाई आई जो है, V बाई आई जो है एक फिक्स्ड क्वांटिटी दे रहा है जिसको हम लोग R बोलते हैं। हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया कि ये अगर ये टोटल क्वांटिटी कांस्टेंट है तो इसको एक हम लोग नाम दे दिए जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से हम लोग को क्या पता चल गया, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पता चल गया ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम लोग R से रिप्रेजेंट कर दिए। तो R क्या हो गया, हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू ml ANE स्क्वायर टाउ, ठीक है। ये हम लोग पास रेजिस्टेंस आया और हम लोग को पता चल गया कि रेजिस्टेंस जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट है वो, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रूव कर लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रॉ का क्या होता है। R इज इक्वल टू रॉ L बाई, ठीक है। तो अगर इसको हम लिखें रॉ L बाय A इज इक्वल टू ml ANE स्क्वायर टाउ। तो यहां पर क्या पता चल रहा है, ये L बाई A से L बाई A कट गया कि नहीं। तो यहां से क्या आया, रो इज इक्वल टू mne स्क्वायर टाउ, ये आया रो इज इक्वल टू, ये 2 स्टार है, ठीक है। यहां से हम लोग को क्या पता चला, रेजिस्टेंस इतना है, रेजिस्टिविटी इतना है। अब यहां पर देखिए कि ये जो है ना तो लेंथ और एरिया दोनों पर डिपेंडेंट नहीं, यही चीज हम लोग वहां डिस्कस कर रहे थे इससे पहले कि रो जो होता है लेंथ और एरिया चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका, ठीक है। तो यहाँ पर रो क्या है, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ये पूरा कांस्टेंट हम लोग देख चुके हैं। इसका मतलब रो जो है ना ही लेंथ पर डिपेंड करता है और ना ही एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि R कितना होता है और रो कितना होता है, ठीक है। अब हम लोग को ओम्स लॉ यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। ओम्स लॉ हम लोग देखें कि V बाई आई जो होता है
आर कैसे होता है, आर जो है कांस्टेंट कैसे होता है, रो जो है कैसे एल बाई एल और ए पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इतना हो गया ओम्स लॉ का प्रूफ, इसी को बोला जाता है। ठीक है, वी बाई आई इक्वल टू आर प्रूफ कर दिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थोड़ा सा ओमिक बिहेवियर कौन शो करता है और नॉन ओमिक बिहेवियर कौन शो करता है। ठीक है, ओम्स लॉ जो दिया गया, ठीक है, वो कुछ कुछ ऐसा कंडीशन होता है जहां पर ओम्स लॉ फुलफिल नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं नॉन ओमिक बिहेवियर। ठीक है, नॉन ओमिक बिहेवियर, पहले हम लोग ओमिक बिहेवियर देखते हैं, उसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओमिक बिहेवियर, ओमिक बिहेवियर। ठीक है, ओमिक बिहेवियर क्या होता है? ठीक है, तो ओमिक बिहेवियर हम लोग को जानने के लिए ये होना चाहिए, पूरा कंप्लीशन होना चाहिए कि ओम्स लॉ को जो फॉलो करे उसको ओमिक बिहेवियर करते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग ओमिक ओमिक बिहेवियर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ओमिक बिहेवियर क्या होता है? जो ओम्स लॉ को ओबे करे, जो कंडक्टर अगर पोटेंशियल बढ़ाने पर उसमें करंट का इंक्रीमेंट हम लोग को दिखता है, तब हम लोग बोलेंगे कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसका वी आई ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, ये रहा वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ। ठीक है, और हम लोग देखे थे कि अलग अलग पॉइंट पर लेते थे, तो ये अलग अलग पॉइंट पर हम लोग को दिखाता था स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। कंडक्टर फॉलो ओम्स लॉ आर कम्स अंडर ओमिक बिहेवियर। ओमिक बिहेवियर, ठीक है, सॉरी मार्क करना चाहिए। ठीक है, ओमिक बिहेवियर हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो कंडक्टर हु फॉलो कंडक्टर फॉलो ओम्स लॉ आर कम्स अंडर ओमिक बिहेवियर। ठीक है, ओमिक बिहेवियर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं नॉन ओमिक